हे गाइस एंड गर्ल्स, मैं हूं चरण और आप देख रहे हैं ब्लडी मून चैनल, जहां आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 1975 की एक एक्शन हॉरर थ्रिलर फिल्म रेस विद द डेविल को। इसके डायरेक्टर हैं जैक स्टारेट। इस फिल्म में दो कपल्स जब वेकेशन के लिए निकलते हैं तब रास्ते में उनके साथ बहुत सी डरावनी चीजें होती हैं और एंड में तगड़ा ट्विस्ट भी रहता है जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और खतरनाक था। मुझे तो ये फिल्म बहुत पसंद आई थी। देखते हैं आपको ये फिल्म कैसी लगती है। वीडियो पूरी देखने के बाद कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिलहाल चलते हैं इसकी स्टोरी की ओर। तो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं फ्रैंक, उसकी वाइफ एलिस, रॉजर और उसकी वाइफ केली। दोनों दोस्त टेक्सास में मोटर बाइक डीलिंग की एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करते हैं। आज ये दोनों अपनी वाइफ्स के साथ स्की वेकेशन के लिए जा रहे हैं, भीड़ भड़ाके से दूर कहीं शांत जगह पर एंजॉय करने। उनके साथ केली की पेट डॉग जिंजर भी है। खैर, फ्रैंक ने ये नई आरवी खरीदी है जिसके बढ़िया फीचर्स वो रॉजर को दिखा रहा था, जैसे कलर टीवी, स्टीरियो रेडियो, माइक्रोवेव ओवन, बाथरूम और खाने पीने का भी पूरा बंदोबस्त था। इन्हें कहीं किसी मोटेल या डाइनर में रुकने की कोई जरूरत नहीं है। We are self-contained, babe. खैर, फ्रीवे से उतरकर वो एक शांत जगह पर पहुंच चुके थे जो कि उनके लिए कैंप लगाकर रात बिताने के लिए परफेक्ट स्पॉट था। उन्होंने नदी किनारे गाड़ी लगा ली और फिर दोनों पार्टनर चल पड़े रेस करने। रॉजर बहुत ही बढ़िया रेसर था, इसलिए फ्रैंक ने उसे चैलेंज दे दिया $10 का, जिसमें वो हार गया। वहीं उनकी वाइफ जिंजर के साथ आसपास टहल ही रही थी कि तभी जिंजर बहुत अजीब बिहेव करने लगी और केली के मुताबिक जिंजर ऐसा कभी नहीं करती। पता नहीं आज इसे क्या हो गया है। रात में भी जिंजर का बर्ताव वैसा ही था। वह दोनों पार्टनर्स काफी रात तक बाहर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। अचानक उन्हें किसी की आवाज आई और वो आवाज सामने नदी पार से आ रही थी, जहां कुछ लोग एक पेड़ के नीचे आग जलाकर पता नहीं क्या कर रहे थे। फ्रैंक और रॉजर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए दोनों बाइनोक्यूलर्स लेकर और थोड़ा पास जाकर देखने लगे। वो लोग कुछ चैंट कर रहे थे किसी अलग भाषा में, जो ना हमें ना उन दोनों को समझ आ रहा था। उनमें से एक ने अजीब सा मास्क भी पहन रखा था। उनके पास कुछ हथियार भी थे। उन दोनों को शुरू में तो ये सब मजाक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मामला इंटेंस होता गया। करीब 4-5 लड़कियों ने अपने कपड़े उतार दिए और फिर सबने मिलकर एक वर्जिन लड़की को उठाया और मास्क वाले बंदे ने उसे स्टैब कर दिया। बेसिकली ये कोई सेटनिस्ट कल्ट है जो यहाँ एक सेटनिक रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे जिसमें उस लड़की की बलि दी गई थी, और ये देखकर इन दोनों की हवा टाइट। खैर, उस लड़की को मारने के बाद वो सब तो शांत हो गए, लेकिन जिन्हें शांत रहना चाहिए था वो बोलने लगे। मेरा मतलब एलिस बाहर निकलकर उन दोनों को आवाज लगाने लगी और फ्रैंक ने पी रखी थी इसलिए वो भी चिल्ला दिया, और ऑफ कोर्स उस कल्ट के लोगों ने उन्हें देख लिया। बस यहीं से वो उनके पीछे पड़ गए। वो दोनों कैंप वैम्प तोड़ ताड़ के गाड़ी निकाल कर भागे वहां से। कल्ट के लोग उनके पीछे लग चुके थे और ऊपर से नदी पार करते हुए उनके आरवी का पिछला टायर गड्ढे में फंस गया। दोनों ने बड़ी मुश्किल से पेड़ की डालियों और पत्थरों की मदद से टायर को बाहर निकाला और फिर से वहां से चल पड़े। आगे चढ़ाई थी जिसपे गाड़ी स्लो हो गई, जिसका फायदा उठाकर दो लोग गाड़ी पे चढ़कर विंडो को तोड़ दिए, पर रॉजर ने जैसे तैसे उन दोनों से अपना पीछा छुड़वा लिया। अभी जो हुआ उसे देखकर केली बहुत डर चुकी थी। खैर, वो लोग वहां से निकलकर पास के टाउन के शेरिफ डिपार्टमेंट में रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे। जब वहां का शेरिफ टेलर वहां आया तो दो ऑफिसर्स ऑलरेडी आरवी में से फिंगरप्रिंट्स ले रहे थे। खैर, रिपोर्ट देखने पर उसने कहा कि फ्रैंक और रॉजर को हमारे साथ वहां फिर से जाना होगा ताकि उन्हें एग्जैक्ट स्पॉट ढूंढने में आसानी हो, और जितनी जल्दी जाएंगे उतना अच्छा होगा, नहीं तो हो सकता है वो लोग वहां से सारे एविडेंस हटा दें। वापस जाना तो कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन शेरिफ ने जो रीजन दिया है वो काफी हद तक कन्विंसिंग लग रहा था। इसमें केली और एलिस की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो लोग आरवी में ही रुकती हैं और दोनों दोस्त, शेरिफ, डिप्टी डेव और दो ऑफिसर सच की तलाश में निकल जाते हैं। रास्ते में शेरिफ उन्हें बताता है कि यहाँ आसपास कुछ घटिया किस्म के नशेड़ी लोग रहते हैं जो जीवन भर सिर्फ ड्रग्स लेते हैं, कभी नाक से, कभी हाथ के नसों से, और कभी कभार आपके जैसे इज्जतदार लोग यहाँ आते हैं तो इन्हें देख कर यहाँ से चले जाते हैं, जिससे हमारे छोटे से टाउन की भी बदनामी होती है। रॉजर बोलता है ये कोई नशेड़ी लोग नहीं थे, तो शेरिफ ने बोला कि हाँ हाँ, आखिर में सब नशेबाजी में ही घुसते हैं। खैर,
वो स्पॉट पर पहुंचते हैं जहां उन्होंने कैंप लगाया था और उस एरिया की छानबीन में 2 ऑफिसर्स लग जाते हैं और बाकी सब एक्चुअल मर्डर वाले स्पॉट पर जाते हैं। वहाँ हाल ही में आग को बुझाया गया था और उसके पास काफी सारा ब्लड भी था जो इन दोनों के मुताबिक तो लड़की का है, लेकिन शेरिफ ने बोला कि हम इसे चेक करके कंफर्म करेंगे फिर किसी फैसले पर आएंगे। डेव वहां से ब्लड सैंपल ले लेता है। ये डेव का कैरेक्टर प्ले किया है वेस बिशप ने और वेस और ली फ्रॉस्ट इस फिल्म के राइटर्स हैं। वेल वो सब आसपास और कुछ एविडेंस ढूंढ रहे थे कि तभी फ्रैंक को एक पेड़ पे लटकी एक डॉग की लाश मिली। मतलब कल्ट के लोगों ने इस कुत्ते को मार दिया ताकि ऐसा लगे कि वहाँ जो खून गिरा है वो कुत्ते का है ना कि किसी इंसान का। यहाँ आरवी की सफाई करते हुए कैली को बैक विंडो पे एक मैसेज टाइप कोई पेपर मिला जिसमें लिखा था कि तुम्हें वार्न किया जा रहा है इस मैसेज के द्वारा कि तुमने हमें जो परेशानियां दी हैं वो तुम पर 9 गुना लौट कर आएंगी। लास्ट में लिखा था सो मोट इट बी और ऐसा ओल्ड इंग्लिश में किसी प्रेयर के एंड में लिखा जाता था जिसका सिंपल मीनिंग है एमेन। वो दोनों समझ गई थी कि ये विच क्राफ्ट से रिलेटेड कुछ है क्योंकि नीचे कोई दूसरी भाषा भी लिखी हुई थी। उसे समझने के लिए उन्हें विच क्राफ्ट की कोई बुक चाहिए होगी जो मिलेगी एक लाइब्रेरी में, इसलिए वो दोनों आसपास लाइब्रेरी खोजने निकल गई। उनके ठीक सामने एक रेड ट्रक खड़ी थी जिसमें बैठा बंदा उनका पीछा कर रहा है और शायद उसी ने उनके गाड़ी के पीछे वो मैसेज प्लांट किया होगा। शेरिफ डेव और उन दोनों को वापस लेकर आ रहा था। मीनवाइल 2 ऑफिसर्स वहां सर्च जारी रखते हैं। शेरिफ ने कहा कि तुम जैसा बता रहे हो कि वो रिचुअल या जो भी तुमने देखा वो काफी दूर से देखा और प्लस अंधेरा भी बहुत था, आग भी जल रही थी तो स्मोक भी काफी हो रहा होगा और ऊपर से तुमने काफी पी भी रखी थी, तो क्या तुम श्योर हो कि जो तुमने देखा वही तुम बता रहे हो? शेरिफ अब भी उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहा था, जो कि एक तरह से सही भी है क्योंकि क्या पता इन्होंने ही कुछ कांड किया हो, लेकिन इनके साथ तो कांड हुआ है ना और ये तो हमने भी देखा है। इसका मतलब स्टोरी हमें भी पागल बना रही है। यहाँ ये दोनों लाइब्रेरी से उनकी काम की बुक खोज लेती है लेकिन उन बुक्स को बाहर ले जाना अलाउड नहीं था। एलिस ने कहा ठीक है, इनको वापस रखा। कैली उन्हें रख देती है और वो दोनों वहां से चली जाती हैं। ऐसा लग रहा था लाइब्रेरियन को कैली ने बस बुक्स वापस रखने का नाटक किया, लेकिन असल में उसने बुक्स को अपने पर्स में रख लिया और वो दोनों चल दी। तभी वो चारों भी लौट आए और शेरिफ ने कहा कि तुम लोग अपना वेकेशन एंजॉय करो, इस केस की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, जो भी होगा मैं तुम्हें तुम्हारे होम एड्रेस पर कांटेक्ट करके बता दूंगा। फिर वो चारों वहां से चल दिए। शेरिफ उन्हें जाते हुए तो देख रहा था लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उनके पीछे वो रेड ट्रक भी गई। इसके बाद वो पहुंचे एक गैस स्टेशन में जहां शेरिफ ने ही उन्हें भेजा था। वहां के मैकेनिक को उन्होंने गाड़ी की हालत बता दी और फिर वो काम पर लग गया। तभी वहां वो रेड ट्रक भी पहुंच गई। खैर रॉजर को शेरिफ पर शक था क्योंकि वो लोग जब सीन पर जा रहे थे तब डेव ने उनके बिना बताए ही एग्जैक्ट स्पॉट पर गाड़ी रोक दी थी, जिससे उन पर रॉजर का शक पैदा हुआ। इसलिए उसने खुद भी चुपके से वो ब्लड सैंपल ले लिया था जो उन्हें सीन पर मिला था, पर फ्रैंक को ऐसा नहीं लग रहा था। उसके मुताबिक शेरिफ जो कर सकता था उसने कर दिया। रिपोर्ट भी उसने लिख ली, सीन पर भी चला गया, गाड़ी से प्रिंट्स और ब्लड सैंपल्स भी ले लिए, मतलब उसके हाथ में जो था उसने वो कर दिया। वेल ये तो हुई फ्रैंक और रॉजर की बातें। कैली और एलिस को जो मिला था उसके बारे में उन्होंने बुक में खोजा, जिसमें से उन्हें पता चला कि कल जो उन्होंने देखा वो शायद एक एज़टेक सेरेमनी थी जो कि हफ्ते भर चलती थी और खत्म होती थी फुल मून की रात को, जो कल था। एज़टेक वॉरियर्स और वुमेन घंटों तक सेरेमनी के क्लाइमैक्स को चैंट करते थे और फुल मून की रात हाई प्रीस्ट एक इंसान को स्टैब करके उसकी बलि देता था, जिससे हाई प्रीस्ट के पास हवा, बारिश और सन को कंट्रोल करने के सैटेनिक पावर्स आ जाते थे। पक्का ऐसा ही कुछ कल रात वहां भी किया जा रहा था। फिर उन्होंने उनको वो विच मैसेज दिखाया जिसे पढ़कर उन्हें लग रहा था कि वो लोग उनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, उन्हें डराना चाह रहे हैं। खैर अब अगली चीज जो वो करने वाले थे वो था कि वो लोग अब किसी बड़े शहर के पुलिस डिपार्टमेंट में वो ब्लड सैंपल देंगे और अगर ब्लड किसी कुत्ते का निकला तो सही है, लेकिन अगर ब्लड किसी इंसान का निकला तो फिर कोई झोल है, और अगर उनका सैंपल ह्यूमन का और शेरिफ का सैंपल डॉग का निकला तो फिर झोल शेरिफ में ही
है। वेल इसके बाद वो सीधा एक आरवी पार्क में रुके जहाँ पूल भी था और थे लोग जिनसे ये दूर जाना चाह रहे थे, उन्हीं के पास आना पड़ा। बताओ। एलिस और केली थोड़ा फ्रेश होने पूल में चली गई जहाँ उनकी एंजॉयमेंट डर में बदल गई। केली ने देखा कि आसपास खड़े लोग सब उसे ही देख रहे हैं लेकिन बड़े वियर्ड क्रीपी वे में। केली घबरा गई और रॉजर से वापस घर चलने को बोली, लेकिन रॉजर और फ्रैंक ऑलमोस्ट 5 सालों बाद किसी वेकेशन पर निकले थे, इसलिए वो बिना वेकेशन के लौटना नहीं चाहते। खैर तभी उनके पास वाले आरवी के ओनर उनके पास आकर बातचीत करने लगे। उनमें था जैक और उसकी वाइफ ईथेल। दोनों उनके आरवी के सामान देख रहे थे और उन्होंने उनको आज रात अपने आरवी में डिनर के लिए इनवाइट किया, लेकिन फ्रैंक ने बोला कि आज रात हम कहीं बाहर डिनर करने का सोच रहे हैं। जैक ने कहा कि फिर तो मेरे पास तुम्हारे लिए परफेक्ट जगह है जहाँ का खाना और म्यूजिक बेस्ट है। रात को सब वहीं पहुंच गए जो कि आरवी पार्क के पास में ही था। फ्रैंक ने उन्हें उनके साथ घटी घटना के बारे में बताया तो वो हंस रहे थे, उनको मजाक लग रहा था। खैर फ्रैंक और एलिस तो बढ़िया डांस कर रहे थे लेकिन केली को एक म्यूजिशियन घूर रहा था। डांस करने के बाद वो चारों वहां से चल दिए क्योंकि कल उन्हें लंबी सफर तय करनी थी। फिर अपनी आरवी तक पहुंचने पर उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। किसी ने जिंजर को मारकर आरवी के दरवाजे पर लटका दिया था। ये देखकर सब बहुत दुखी हुए। उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग आरवी से बाहर निकल आए तो फ्रैंक और रॉजर उन पर चिल्लाने लगे कि क्या किसी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना? दरवाजे को तोड़ने की आवाज सुनकर कोई बाहर नहीं आया था क्या? किसी ने तो कुछ देखा होगा। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो चारों गुस्से में वहां से निकल गए। केली के मुताबिक ये सब भी साले कल्ट के लोगों के साथ मिले हुए हैं। खैर कुछ देर बाद एलिस ने कॉफी बनाने के लिए कैबिनेट खोला तो उसमें से एक रैटल स्नेक उन पे झपट पड़ा और ये सीन मेरे लिए सबसे ज्यादा डरावना था क्योंकि सांपों से मेरी बहुत बुरी फटती है। एलिस और केली की चीखों से डिस्ट्रैक्ट होकर फ्रैंक से गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और एक पेड़ से ठुक गई। तभी उन्हें पता चला कि वहाँ एक नहीं दो सांप हैं, एक जमीन पर और एक गैस पर। उनको मारने में उन्हें काफी समय लगा लेकिन रॉजर और फ्रैंक ने दोनों का गेम बजा दिया और अच्छी बात ये थी कि सांप किसी को भी डस नहीं पाए। सब डर कर बाहर आ गए और केली अब अंदर जाने से डर रही थी ये सोचकर कि अंदर और कितने सरप्राइज मिलेंगे। इसलिए फ्रैंक और रॉजर अंदर अच्छी तरह सब चेक करते हैं लेकिन अब उनके लिए अंदर कोई खतरा नहीं था। फ्रैंक ने गाड़ी स्टार्ट किया लेकिन ठुकने की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब उन्हें कहीं तो रुककर सोना ही था, इसलिए वो रात यहीं बिताने का डिसीजन लेते हैं और इस रात उनके साथ और कोई हादसा नहीं होता है। अगले दिन रॉजर ने जिंजर को बेरी कर दिया। फिर वो टूल बॉक्स लेने जा रहा था तब उसने उनके बाइक्स की हालत देखी जो पक्का जिंजर को मारने वालों ने किया होगा। इससे वो दोनों और तंग आ चुके थे। गाड़ी ठीक करने के बाद वो दोनों पहुंचे एक शॉटगन खरीदने। रॉजर वहां का फोन ट्राई करता है लेकिन फोन लाइन डेड था और शॉप ओनर के मुताबिक इसका रीजन था नॉर्थ से आ रहा एक बड़ा हवा का झोंका। असले बारूद लेने के बाद तो दोनों पार्टनर्स का सर्वाइवल मोड ऑन हो चुका था। बस अब वो इंतजार में थे कि अब कोई उंगली करे तो करारा जवाब हम भी देंगे। कुछ ही देर में वो फिर से गैस स्टेशन पर रुके जहाँ का ओनर इस फिल्म का डायरेक्टर है जैक स्टारेट। रॉजर यहाँ का फोन ट्राई करने उतरा तो वहाँ एक ब्लू ट्रक आकर रुकी। रॉजर अंदर गया, फोन लगाया और इस बार फोन तो लगा पर कनेक्शन सही नहीं था जिसके चलते उसकी किसी से बात नहीं हो पाई। ओनर ने कहा कि हाँ काफी समय से फोन कनेक्शन ऐसे ही है, ले तो पहले ही बता देता भाई। रॉजर ने उससे फ्रीवे तक का रास्ता पूछा तो उसने उसे सही रास्ता बता दिया। जाने से पहले उसने कहा कि तुम्हारे गाड़ी की हेडलाइट नहीं जल रही। इसके काफी देर चलते रहने के बाद भी सब कुछ सही जा रहा था, इसलिए वो लोग थोड़ा नॉर्मल होने के लिए खाने का बंदोबस्त करने लगे। इतने में सामने वाले ट्रक ने अचानक ट्रक स्लो कर दी जिससे रॉजर को भी स्लो होना पड़ा, लेकिन उनके पीछे वही गैस स्टेशन वाली ब्लू टो ट्रक पड़ गई थी जो उन्हें पीछे से ठोकर दिए जा रही थी। इतना ही नहीं, सामने जो ट्रक था वो भी उसी गैस स्टेशन वाले का था जो कि कल्ट के साथ मिला हुआ था। सबसे आगे एक और रेड ट्रक थी सबसे शुरू वाली और वो तीनों मिलकर इन्हें घेरना चाह रहे थे। यहाँ पे काफी बढ़िया और थ्रिलिंग चेस सीन चलता है जिसमें दोनों पार्टियां एक दूसरे पर भारी थे। एक से फ्रैंक ने और बाकियों से रॉजर ने अपनी ड्राइविंग स्किल
सिग्नल्स दिखाते हुए पीछा छुड़वा लिया। थोड़ा स्टेबल होने के लिए वो कुछ सेकंड्स के लिए रुके और फिर से चल पड़े। अभी ठीक से चलना शुरू किए ही थे कि उन्हें सामने दिखा एक एक्सीडेंट। एक स्कूल बस का एक्सीडेंट हो रखा था, लेकिन फ्रैंक ने कहा, बेटा ये पैतरे डैडी के सामने नहीं आजमाना। आज संडे के दिन स्कूल बस एक्सीडेंट करवाओगे? हट थारी भाड़ की। ये एक्सीडेंट भी स्टेज था उन्हें फंसाने के लिए। यहाँ से उनके पीछे फिर से कल्ट के लोग लग गए। रॉजर ने एक से कहा, लेकिन तभी दो और लोग उनकी गाड़ी पर चढ़ गए। उनमें से एक छत पर चढ़ गया, दूसरे ने पीछे की खिड़की फोड़ दी, पर रॉजर ने तभी उसे शूट कर दिया। छत पर चढ़ा बंदा ऊपर से गैसोलीन डाल रहा था, तो रॉजर शॉटगन लेकर पीछे की खिड़की से छत पर जाने लगा और ऊपर जाते ही उसे सामने एक पुल दिखा, लेकिन उस बदमाश को नहीं दिखा और यहाँ उसकी सारी बदमाशी निकल गई। उनके पीछे अब भी 3 गाड़ियां थी और यहाँ फिर से हमें एक तगड़ा चेस सीन देखने को मिलता है। रॉजर उन्हीं के द्वारा लाई गैसोलीन को मोलोटॉव बनाकर एक कार पर फेंक देता है। फिर एक ट्रक उनसे ठोकर खाने पर टेढ़ी हो जाती है और रॉजर जल्दी से एक बाइक गिराकर ट्रक पलट देता है। फिर आखिरी कार को रॉजर शॉटगन से धूल चटा देता है। कुल मिलाकर यहाँ भी ये लोग कल्ट के लोगों से बचने में कामयाब हो गए। फ्रैंक और रॉजर की जुगलबंदी ने अब तक उन चारों को बचा रखा है। ये होती है चेस सीन, ऐसे लिए जाते हैं डिसीजन। ये होती है जिंदा बचने और सबको बचाने की चाह। ये होती है क्रिटिकल थिंकिंग। एक हॉरर मूवी से आप और क्या एक्सपेक्ट करते हो बताओ? अमेजिंग ब्रो। अब उन्हें चलते चलते सामने एक कंस्ट्रक्शन दिखता है, जहाँ से फ्रैंक नेक्स्ट सिटी एमरिलो का रास्ता पूछता है, जो कि 80 मील दूर था और सबसे पास वही एक बड़ी सिटी थी जहाँ वो ब्लड सैंपल दे पाएंगे या कहो सेफ रह पाएंगे। अब शाम होती जा रही थी और वो अंधेरे में चल नहीं पाएंगे क्योंकि हेडलाइट्स नहीं जल रहे हैं, इसलिए वो अंधेरे से पहले पास ही के एक ओपन फील्ड में आ जाते हैं क्योंकि आज की रात ये यहीं काटेंगे। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि वो सेफ जगह पर हैं और उस जगह रेडियो भी सही काम कर रहा था। कुछ देर बाद अंधेरा हो चुका था और वो सब सारी उथल पुथल समेट कर डिनर का इंतजाम कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ वही कल्ट के लोग आ गए, जिसमें पूरी मूवी भर दिखाए जाने वाले आधे से ज्यादा लोग शामिल थे। जैक और ईथल भी, वो बिल्ले वाला मैकेनिक भी, शेरिफ भी, यहाँ तक कि वो लाइब्रेरियन भी। हर कोई, पूरा का पूरा टाउन इन्हीं के पीछे लगा हुआ था और यहाँ उन्होंने उनको ट्रैप कर लिया और उनके डरावने से चैंटिंग के साथ यहीं पर फिल्म सैड एंडिंग के साथ खत्म हो गई। तो अभी मैं कह रहा था कि कैरेक्टर समझदारी वाले डिसीजंस ले रहे हैं और ये लो हो गया काम। शुरू से ही रॉजर को शेरिफ पर शक था, जो कि बिल्कुल सही साबित हुआ। ये भी इस इविल ग्रुप का पार्ट निकला। शुरू से वो ऐसा दिखा रहा था कि वो उनकी हेल्प कर रहा है और वो कैरेक्टर बहुत स्मूथली झूठ कह रहा था। भाई कोई भी फंस सकता था उसकी मीठी मीठी बातों में। अपने एरिया की बेइज्जती कर रहा था और उनकी तारीफ कर रहा था। सारा जिम्मा खुद ही उठा लिया केस का। मतलब अगर किसी को उस पर शक भी होगा तो उसके एक्शन से सारा शक गायब हो जाएगा। और ना ही सिर्फ उसने, बल्कि जितने लोग भी सीधे बन रहे थे सब उनकी एक्टिंग थे इन चारों के सामने। वो कहते हैं ना, शिकार को पता नहीं चलना चाहिए कि उसका शिकार होने वाला है। आप किसी गलत चीज को लेकर आवाज उठाओगे और ऑफ कोर्स उस गलत चीज में कोई अमीर बिजनेसमैन या किसी बड़े पॉलिटिशियन का बेटा भी शामिल होगा, तो वहीं पर आपके साथ आपकी आवाज को भी दबा दिया जाएगा और लोग उस टॉपिक को 2 से 4 दिन में भूल जाएंगे। यही होता आया है और यही अब भी होता है। जिसमें सुधार चाहिए उसमें फोकस नहीं है, फोकस कहीं और ही है। क्या इसकी एंडिंग तो आपने देख ही ली, ट्विस्ट भी रिवील हो ही गया, लेकिन मैं आपको ये फिल्म एक बार देखने के लिए जरूर रेकमेंड करूंगा क्योंकि इसमें हर चीज थी जो एक हॉरर फैन एक हॉरर मूवी में एक्सपेक्ट करता है। गोर और न्यूडिटी को छोड़कर सब कुछ आपको एक ही फिल्म में नहीं मिलने वाला, लेकिन ये फिल्म वर्थ वॉचिंग है। हॉरर से लेकर एक्शन से लेकर एक्टिंग, भाई नेक्स्ट लेवल। कैरेक्टर्स की क्या केमिस्ट्री थी। फ्रैंक और रॉजर को प्ले किया था पीटर फोंडा और वॉरेन ओट्स ने, और इन दोनों ने पहले भी काफी प्रोजेक्ट्स में एक साथ काम कर रखा था, इसलिए इनके कैरेक्टर्स एकदम भी फिक्शनल फील नहीं होते। आप टेंशन वाले फेज में चले जाते हो कि भाई अगर ये मरा तो मैं भी मर जाऊंगा, और ये पूरी स्टोरी ही ऐसी फील होती है जैसी रियल लाइफ में किसी के भी साथ हो सकती है। खैर ये फिल्म 1.7 मिलियंस के बजट में बनी थी और इसने वर्ल्ड वाइड अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 मिलियंस कमाए थे। इसका एक रीमेक भी प्लान किया गया था 2006 में, जिसके डायरेक्टर होने वाले थे क्रिस मोर, लेकिन उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो गाइज ये था 1975 की एक क्लासिक, मैं तो भाई इसको क्लासिक ही कहूंगा, गुरु मानो ना मानो। तो ये था एक क्लासिक हॉरर एक्शन फिल्म रेस विद द डेविल का ब्रेकडाउन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना अभी।
करवा दो यार 1000 सब्सक्राइबर फटाफट। नीचे इंस्टा का लिंक मिलेगा, वहाँ आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। आपका हॉरर होस्ट एंड घोस्ट एक नई वीडियो लेकर लौटेगा, तब तक के लिए बाय बाय।